हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस का 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिएगा। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हमारे जो होता है अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी इसका क्या होगा? पहला नंबर क्वेश्चन का किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले नंबर का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे नंबर में है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो r इज इक्वल टू मतलब कितना होता है हमारा 2f। तो f को अगर हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो r/2 हमारा किस में है? f इज इक्वल टू r/t। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या में क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, आगे 3 नंबर में है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? क्या होती है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है हमारा वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। चौथा नंबर में है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, तो इसके सारे रंग क्या होते हैं? सॉरी, जब श्वेत प्रकाश क्या होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसके सारे रंग विचलित होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? तो सबसे अधिक कौन झुकता है? हमारा वायलेट, यानी क्या होता है? बैंगनी सबसे अधिक झुकता है और सबसे कम हमारा झुकता है रेड, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? लाल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 5वें नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो होता है वो नीला किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण? तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण भी नहीं होता। प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो इसके कारण भी नहीं होता। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, यानी जितना वस्तु रहेगा उतना आकार, उतना वस्तु का क्या, उतने ही आकार का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में हमारा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम क्या होता है? वस्तु का मतलब प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा ही बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 8वां नंबर के क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है ना, वो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। और जब दूर दृष्टि दोष का बात होगा तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर में क्या है, 10 नंबर में कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था, हमारा मैक्सवेल ने दिया था। किसने, मैक्सवेल ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या होता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये ओम किसका होता है, ओम हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है। किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। और कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का। तो हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर में है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी प्रतिरोधों का हम किस निम्नलिखित में से किस संयोजन में जोड़ें कि उसका मान बढ़ेगा। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब प्रतिरोधों का काम मान बढ़ता है। यानी माना दो रेजिस्टेंस, मतलब दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मान क्या हो जाएगा। और इसी को हम 1+1/R1 प्लस 1/R2, जब इसको हम किस में समांतर करना जोड़ेंगे समान। तो हम, मेरा क्वेश्चन क्या है कि यार निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसमें जोड़ना पड़ेगा, क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर में हमारा क्या है कि चुंबक बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, की प्रकृति जो होती है वो हमारा इमेजिनरी होता है, यानी काल्पनिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14वें नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। क्या क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्या होता है, 3.6 इंटू 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पंद्रह नंबर में हमारा क्वेश्चन कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी वैसी ऊर्जा जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसको भी हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। कोयले का ऊर्जा ये भी इसको भी बार बार यूज नहीं करते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा जो होता है हमारा, इसको हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार करते हैं। सौर हमारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक क्या है, स्रोत है। कौन, सौर ऊर्जा। यानी 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16वां नंबर हमारा क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। कौन सा लेंस को, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, लाल, नीला, हरा और इनमें से सभी। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है वो इनमें से सभी है। लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी क्या है, प्रकाश का एक प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर में हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। ठीक है, क्या है, नेत्र का रंगीन भाग। नेत्र का रंगीन भाग मतलब देखिएगा कि किसी किसी का मतलब आंख जो होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का कभी कभी लाल हो जाता है। वो कौन सा भाग होता है, वो नेत्र का आइरिस भाग होता है। कौन सा, आइरिस भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर में है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर हमारा किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है हमारा, यह होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर, 746
746 वाट के बराबर हो जाएगा। किसका 1 HP हमारा किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर में देखिए कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि बचपन में आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में वो एक हल्का सा छोटा सा मिरर होता है इस टाइप का। ठीक है, उसमें पूछा है कि ग्लास होता है, उसमें कौन सा क्या होता है? तो उसमें हमारा जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। जब भी हम किसी बुक में छपे या किताब में कॉपी में छपे अक्षरों को देखते हैं तो हमें बड़ा दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमारा उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी गतिशील कण, जब भी हम किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर में क्या है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा हमारा किसका होता है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा होता है। ठीक है, यानी एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? आवेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? देखिए P इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा किस क्या होता है? W अपन T होता है। तो पावर को हम किस में लिखते हैं? वाट। पावर कैसे मतलब वाट, और वर्क को जूल, और टाइम को हम किस में लिखते हैं? सेकंड को। यानी W इज इक्वल टू यानी वाट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? जूल बटे सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या विद्युत क्या निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल बटा सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 24 नंबर में है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये बचपन से ही आपको बच्चों छोटे छोटे बच्चों को पता है। क्या विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारा उत्तरदायी गैस होता है वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड कौन से नंबर में? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 25 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। 26 नंबर में चलते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी या कहीं कहीं पे उपचयन अभिक्रिया भी रहेगा या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी रहता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी तो इसमें नहीं है, लेकिन क्या है? उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वें नंबर में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? यानी चार धातु दिया हुआ हमारा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हमारा लेकिन पोटेशियम होता है। लेकिन इन चारों में जो होगा क्या है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या होगा? सिल्वर और सोना में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? हमारा कॉपर होगा। कौन? कॉपर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वें नंबर में है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल हम किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चूना जल, यानी CaOH2। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? CaOH2। ठीक है, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में हमारा क्या है कि कोई विलियन लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? ठीक है, कोई विलियन है जो लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो लिटमस पत्र नीला हमारा कब होगा? जब विलियन का मान क्या होगा? क्षार में होगा। ठीक है, क्षार होगा तो इसका मतलब क्या होगा? 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक हमारा कौन कौन है इसमें? देखिए 7 से अधिक 11, ऑप्शन नंबर ए। 7 से अधिक कौन सा होगा? 10। 5 तो होगा नहीं वो, क्योंकि हम लिया 7 से कम है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब डी हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों दोनों क्या है?
लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, क्योंकि इसका मान किस में है, क्षारीय में है, 7 से अधिक में है। ठीक है, 31वें नंबर में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सस्य नियोजक बंद होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एल्काइन, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है। एल्काइन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच हमारा कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड। और एल्किन में हमारा कितना होता है, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होता है। और एल्केन में हमारा क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर में है कि 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। 33वें नंबर में है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पूछा है कि CH अभिक्रियाशील मूलक है, यानी CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO हमारा किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल का हमारा क्या होता है, अल्कोहल का OH होता है फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का हमारा क्या होता है, CO होता है। ठीक है, क्या होता है, CO होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 35वें नंबर में हमारा क्या है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखो, जब आवर्त सारणी बाएं से दाएं और जाएंगे तो तत्वों की परमाणु संख्या हमारा क्या होगा, वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा, और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। क्या है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और फ्लोरीन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है, मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है, 37 है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन हमारा क्या होता है, उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, ये मतलब बिहार बोर्ड 2025 में पूछने के इनके चांसेस है। सभी जो होते हैं क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी होंगी तो ऑब्जेक्टिव को सभी को 80 में से 80 बनना चाहिए, क्योंकि सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़ाई कीजिए। टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 महीना मेहनत कर लीजिए। अगर नहीं किए करे हैं, कर लिए हैं तो अच्छी बात है। 38 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। जैसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को त्यागते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन होगा, कार्बन का अगर हम परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4। तो इसके पास तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या किसी को देगा। क्लोरीन का हम देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 8 7। तो इसका बारीक कक्षा में 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की खुद जरूरत है, तो ये क्या ही किसी को देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या हमारा कितना होता है, 2 8 1। ठीक है, इसके पास 2 इसका क्या होता है, 2 ऑक्टेट इसका पूरा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक किसी को दे देगा, इसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सोडियम हमारा इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये फास्फोरस भी देखिएगा 15, इसका क्या 2 8 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की पहले से जरूरत है, तो ये किसी को दे ही नहीं सकता, यानी ये कभी ये सभी क्या हो जाएगा, क्लोरीन ये भी माइनस में जाएगा, माइनस माइनस में। और विद्युत धनात्मक तत्व हमारा कौन सा आएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में हमारा क्या है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में। किसमें, उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 40वें नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं हम, ये सोडियम धातु को जो होता है वो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। किसको, सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, में धातु को किस में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। चलिए आगे की बढ़ते हैं। 41 नंबर में हमारा क्या है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक
अपमार्जक से क्या क्या बनाया जाता है, यानी हमारा डिटर्जेंट से क्या क्या बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, तो डिटर्जेंट से सभी बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, डिटर्जेंट से हम सर्फ एक्सेल भी बनाते हैं, शैम्पू भी बनाते हैं और इजी सर्फ भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन नंबर में 42 में है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, प्लेटिनम का, यूरेनियम का, तो किस सौर सेल में हम जो होता है वो किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, किसका, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 43 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यानी किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चंस क्या क्या है, ऑप्शंस हमारे पास, बी एलपीजी, एलपीजी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका भी उपयोग हम किस में करते हैं, घरेलू मतलब खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस जो होता है इसका भी हम उपयोग करते हैं घरेलू खाना बनाने वाले ईंधन में। ये कोयला जो होता है इसको भी यूज करते हैं, लेकिन सीएनजी जो होता है इसका यूज खाना ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, इसका यूज किसमें किया जाता है, वाहनों में, इसमें वाहनों में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इसमें एक रिएक्शन है कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या बनता है 2CO। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि कॉपर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। ठीक है, यानी जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जो आके जुड़ता है तब हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछा है, रिएक्शन दिया हुआ है, ये बताना है कि इनमें ये कौन सी अभिक्रिया है, तो हमारा कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 4, इनमें देखना है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो समीकरण संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पार तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी हाइड्रोजन का क्या देखो, 2 परमाणु है, इस पर भी 2, इस पर भी क्लोरीन का 2 परमाणु है, क्लोरीन का 2 परमाणु यहाँ भी है। ठीक है, तो ये तो हमारा संतुलित है। इसमें देखेंगे अगर तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ भी है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 नहीं 4 है। ठीक है, यहाँ भी कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु इस पार भी है, 2 परमाणु ऑक्सीजन का इस पार भी है। ठीक है, इस पर अगर इसमें हम देखेंगे तो कार्बन पोटेशियम का 2 परमाणु इस पार है, 2 परमाणु इधर भी है, क्लोरीन का 2 परमाणु इधर है क्योंकि 2 इधर गुना में है, तो 2 इसमें भी है क्लोरीन का 2 परमाणु। ऑक्सीजन का अगर देखेंगे, ऑक्सीजन 2 × 3 यानी 2 × 6 हो जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन का परमाणु इस पार भी है। ठीक है, यानी ये तीनों हमारा संतुलित है। जब ये तीनों ही हमारा संतुलित है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखोगे पीबी जो हमारा है इस पार पीबी, तो इसमें इस पार इसका एक परमाणु, इसका एक परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन का देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 5 ही परमाणु है। नाइट्रोजन का भी 2 इस पार परमाणु है, उस पार कितना है, 1 ही है। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 46 में हमारा क्या है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, देखो HNO3, HCl और H2SO4, ये तीनों जो हमारा क्या है, ये तीनों जो है हमारा क्या है, प्रबल अम्ल। क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या कौन सा है, तो दुर्बल अम्ल हमारा हो जाएगा CH3COOH, यानी मिथेनोइक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 47 CH3COOH क्या है, एक एसिटिक अम्ल हमारा क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, चलिए 47 हो गया। 48 में देखते हैं कि करायोलाइट अयस्क है। करायोलाइट किसका अयस्क है, तो करायोलाइट बॉक्साइट ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 हो गया।
49 में चलते हैं। 49 में हमारा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। क्या होती है? 19 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या हमारा 19 होता है। उसके बाद 50 नंबर वाला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम है। फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या होता है? फॉर्मिक नेम का आयुपेक नेम मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या? मिथेनोइक अम्ल। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। 51 नंबर में हमारा क्या है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? देखिए अल्कोहल ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है हमारा, क्या अल्कोहल का, वो हमारा क्या होता है? CnH2n+1। तो इथाइल यानी इथ है। इथ में कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। यानी n का मान अगर हम 2 रखेंगे क्या आ जाएगा? C2H5OH तो आ ही जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा? क्या हमारा इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखना है कि एल्काइन कौन होता है। एल्काइन में देखिए, एल्काइन होने के लिए क्या होना है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, यानी कार्बन का 2 गुना से 2 कम। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कार्बन का, इसमें इसको अगर हम देखेंगे C2H6 के, तो ये कार्बन का 2 गुना से कितना है? 2 अधिक है। ठीक है, इसको हम CH4 को देखेंगे तो ये कार्बन का 2 गुना से कितना है? 2 अधिक है। ये भी हमारा नहीं होगा। अब C2H4 को देखेंगे तो ये कार्बन का कितना है? 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हम और ऑप्शन नंबर अब ए को देखेंगे तो ये कार्बन का 2 गुना से कितना है? 2 कम है। और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन का मतलब परमाणु संख्या, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है कार्बन का 2 गुना से 2 कम होता है। यानी इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि एल्काइन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी C2H2 क्या है? एल्काइन है। ठीक है, चलिए जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्न चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है तो हमारा C12H22O11। ठीक है, चलिए 53 नंबर पूछा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। देखिए एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, एसिटिलीन को हम सबसे पहले हम कहते हैं एसिटिलीन को आयुपेक नेम हमारा क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? एसिटिलीन का आयुपेक नाम इथाइन। ठीक है, एसिटिलीन का आयुपेक नेम हमारा क्या होता है? एसिटिलीन का आयुपेक नेम हमारा इथाइन होता है। और इथाइन क्या, इथाइन किसका मतलब ग्रुप सदस्य है? एल्काइन ग्रुप का सदस्य। किसका? एल्काइन ग्रुप का। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना ये होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है। कितना? 3 बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 55 में देखते हैं कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो देखो शोषण के अध्ययन के लिए जो उपयोग किया जाता है ना, वो अंकुरित बीजों का उपयोग किया जाता है। कौन सा बीज? अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 55 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 56 नंबर में हमारा कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ठीक है, यानी मानव वृक्क, किडनी का जो काम होता है, किस मतलब किडनी का काम क्या होता है हमारा? उत्सर्जन करना, इन्वेस्ट मटेरियल्स को क्या करना? उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 57 नंबर में हमारा कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना। जल यानी जल तो दिया हुआ नहीं है, पानी है। ऑप्शन नंबर ए में ए मार दीजिए। पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? तो जल का संवहन करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और चलते हैं। 58 नंबर में हम देखते हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान हम देखो लेते हैं हम कौन और क्या लेते हैं? कौन सी गैस? ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन छोड़ते हैं हम कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 59 में हमारा क्या है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? देखो फलों को पकने के लिए जो हार्मोन होता है, फलों को पकने का जिम्मेदार जो होता है, कारक होता है, वो हमारा क्या होता है? इथिलीन होता है। क्या होता है? इथिलीन होता है। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर में चल
60वां नंबर में हमारा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, जहां जानकारी हासिल होती है, तो वो डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए 61 नंबर में, 61 नंबर में हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन क्या होता है? देखिए, जब भी हम रात को कोई डरावना सपना देखते हैं तो अचानक मतलब जल्दी उठ जाते हैं, जग जाते हैं। ठीक है, डरावने सपने के कारण। ठीक है, तो उस वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं। क्या होते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? आपातकाल का हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब वैसी क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा के क्या हो, बगैर हो, इसको वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उल्टी आना, उल्टी आएगा तो हम कैसे कंट्रोल करें? उल्टी को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उसके बाद अत्यधिक लाल निकलना, ये भी एक क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद दिल का धड़कना, दिल की धड़कन, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ये जो चबाना है ये एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया, यानी ये एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर में है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन? ह्यूमन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो 9 महीने का होता है। ठीक है, तो आपने सुना 9 महीने का होता है, सबको पता भी होगा। क्या कितने का होता है? 9 महीने का। तो महीने में तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, तो दिन में कर लेंगे, 9 को 30 से गुना कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 9 या 27, 270 दिन, कहीं कहीं 280 दिन भी होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं? 270, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 270। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 64 हमारा क्या है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान को हम GAP के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? गंगा एक्शन प्लान। जो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू किया गया था ना, तो सन 1985 में किया गया था। कब? सन 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 65 नंबर चल रहे हैं। 65 नंबर में हमारा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो डायरिया, इसका श्वसन तंत्र से कोई लेना देना है नहीं। और टीबी, ये हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित है ये बीमारी। ठीक है, निमोनिया भी होता है जो क्या ये श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये टीबी और निमोनिया का संबंध किससे? हमारा श्वसन तंत्र से होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 67 में हमारा कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन भी कर लेते हैं, वसा का पाचन भी नहीं कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? वो जो होता है हमारा सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और अन्य जीव नहीं, मतलब मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते? हमारा सेल्यूलोज का। ठीक है, चलिए यानी 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर में चलते हैं कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, ब्रेन हेमरेज होता क्यों? ओवर थिंकिंग, मतलब सबसे मतलब हद से ज्यादा सोचने से, हद से ज्यादा टेंशन लेने से क्या होता है? हमारा ब्रेन हेमरेज होता है। यानी क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपर टेंशन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर में हमारा क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप, जो पादप जो होते हैं सबसे, पादप ज्यादातर क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, लेकिन एक पादप है जो क्या होता है? वो क्या होता है? परजीवी होता है, यानी दूसरे जीवों से अपना भोजन क्या करता है? दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। यानी वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पादप कस्कुटा। कस्कुटा जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों खाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर में हमारा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से रक्त को जो होता है संपूर्ण बॉडी में, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? तो निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
71 नंबर में है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 72 नंबर में हमारा क्या, जनन संचारित रोग यानी सेक्सुअल, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हमारा रोग कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है हमारा सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। तीनों जो हमारा ये क्या है, ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर में चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का जो होता है सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है दोस्तों, उसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर में है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी एंटीजन कौन सा होता है? बी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बी एंटीबॉडी होता है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं पे ना अब बच्चों को मतलब कंफ्यूजन में ला देता है। पूरा क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे देखना कि कौन ये जो था शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या 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 हमारे पास? इंसुलिन, ये भी क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। ग्लूकागन क्या होता है? ये भी हमारी रक्त में ये होता है, शरीर में रक्त की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन भी करता है, लेकिन कौन नहीं करता है? हमारा ये सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, चलिए 76 नंबर में हमारा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है तो एड्रीनलिन तो ये मानव में पाया जाता है, मनुष्य थायरोक्सिन, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्या हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, हार्मोन कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाह्य स्रावित ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो हार्मोन जो स्रावित होता है ना, वो अंतःस्रावी किससे? ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? अरे यार, हार्मोन कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या होता है हमारा? बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमारा एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारा क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन तो हो गए, 3 और बच्चे हुए हैं। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? बायोलॉजी का पहले या दूसरे चैप्टर में बताया गया है शायद कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो उसमें हमारा हो जाएगा 3 जोड़ी कितनी क्या होती है? लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन है कैसा हार्मोन है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, पायरा थायराइड हार्मोन है। तो एंड्रोजन जो हमारा होता है वो क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? मेल हार्मोन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोजन हमारा क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ठीक है, तो मटर का प्रयोग, मटर को अपने जो था प्रयोग में किसने लाया था? मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो ये तक खत्म करते हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अच्छे से आप लोगों ने साल भर तैयारी करी होंगी तो सारे ऑब्जेक्टिव तो मेरे हिसाब से बन ही गए होंगे। अगर नहीं भी करे हैं तो लास्ट 1 महीना है, 1 महीने में अगर आपने कुछ नहीं करा दिया ना तो बहुत कुछ, मतलब अभी अगर कुछ नहीं करा ना, 1 महीना आपने मेहनत कर लिया तो 400 नंबर आराम से आप लोग पार कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का अच्छे से ध्यान रखिए और भी हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।